गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारे सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मित्रों, हम इंडियन पॉलिटी में बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास की, और भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में हम लोगों ने अपना लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट किया था, और आज हमारा भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में सेकंड लेक्चर है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि इंडियन पॉलिटी के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 3 भागों में पूरा करेंगे। तो भाग 1 हमारा हो गया है, ये उसका पार्ट 2 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है, और इसमें हम लोग बात करते हैं 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की। मित्रों, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट इंडिया के संवैधानिक विकास में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट रहा है। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। दूसरा काम क्या हुआ मेरे मित्रों? दूसरा काम ये होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल अब तक बंगाल के लिए काम करता था, वो गवर्नर जनरल अब पूरे भारत के लिए काम करेगा। तीसरा बात क्या हो गई भाई कि बम्बई, मद्रास और कोलकाता हिंदुस्तान 3 प्रेसिडेंसियों में बटा हुआ था। तो 3 प्रेसिडेंसियों में बटा हुआ था, तो तीनों प्रेसिडेंसियों के द्वारा जो एक्ट बनाया जाता था, तीनों प्रेसिडेंसियों के द्वारा किसी विवाद को लेकर, किसी विषय को लेकर के जो एक्ट बनाया जाता था, उस एक्ट में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता था। उस कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने के लिए बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्ति को वापस ले लिया गया। ये कहा गया कि बम्बई और मद्रास की परिषद किसी भी प्रकार का एक्ट नहीं बनाएगी। जो एक्ट बंगाल की परिषद बनाएगी, उस एक्ट को पूरे भारत के अंदर लागू किया जाएगा मेरे दोस्तों। इसके बाद विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य को शामिल किया गया। अब तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे मित्रों। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया, और ये विधि सदस्य गवर्नर जनरल को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का काम करेगा। भारत के प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी लेना संभव हुआ। गवर्नर जनरल इंडिया के लॉर्ड कैनिंग बने, और लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया कि जितने भी कंपनी के महत्वपूर्ण पद हैं, अगर उन पदों पर ब्रिटिश लोग नियुक्त हो सकते हैं, तो भाई भारतीय क्यों नहीं नियुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इस फैसले के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में हिस्सेदारी की अनुमति देते हैं, इजाज़त देते हैं। और मेरे दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी लेना संभव हो गया, पॉसिबल हो गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का बजट पेश करने की शक्ति दी गई। ये कहा गया कि गवर्नर जनरल पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का बजट पेश करेगा। इसके अलावा विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक क्षेत्रों के केंद्रीकरण पर बल दे दिया गया। ये कहा गया कि विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक तीनों क्षेत्रों में गवर्नर जनरल सुपर पावर होगा, और गवर्नर जनरल को इन तीनों पर कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कर दिया गया। आप लोग जानते होंगे लॉर्ड मैकाले का नाम, बड़ा नाम है। इन्होंने इंडिया के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था, और अपनी महत्वपूर्ण फिल्ट्रेशन थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रणेता इनको कहा जाता है। तो लॉर्ड मैकाले भारत में विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे मेरे दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा
लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतने सारे काम होते हैं मेरे दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट की। तो मेरे प्यारे मित्रों 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के द्वारा इस समय गवर्नर जनरल आप लोग जानते हैं, इस समय गवर्नर जनरल बना दिए गए लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या काम किया गया, लॉर्ड डलहौजी ने कहा इस एक्ट के द्वारा कि कंपनी में जो महत्वपूर्ण पद हैं उनमें अब नामजदगी का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। अब किसी भी नामजदगी के सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे और कंपनी के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं सभी पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने का फैसला किया जाएगा। कुछ हमारे प्यारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि नामजदगी का मतलब क्या होता है। तो मेरे बच्चों नामजदगी का मतलब होता है कि जो वंशानुक्रम की रीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। पहले होता क्या था, कंपनी के जिस महत्वपूर्ण पद पर किसी के बाबा जी हैं उसी पद पर उनके बेटे की नियुक्ति हो जाती थी, उनके बाद उनके बेटे की नियुक्ति हो जाती थी। तो इस सिस्टम को 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया। ये कहा गया कि अब कंपनी के सभी महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरा जाएगा, कंपटीशन के माध्यम से भरा जाएगा। इसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति हो जाती है मेरे मित्रों। तो जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो अंग्रेजों की जड़ें हिल जाती हैं। 1857 के क्रांति की गूंज ब्रिटेन तक सुनाई दी। ब्रिटेन की सरकार कांप गई और एक जल्दी से एक्ट बना दिया जिसका नाम था 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा पहला बड़ा काम क्या हुआ मेरे मित्रों, पहला बड़ा काम यह हुआ कि भारत के शासन को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में है। अब ब्रिटिश क्राउन भारत के शासन को चलाएगा। 15 सदस्यीय भारत परिषद का सृजन किया गया। 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल बनाई गई और इंडियन काउंसिल में 8 सदस्य चुनने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को था। 7 सदस्य चुनने का अधिकार कंपनी के निदेशक मंडल को था। तो मेरे मित्रों ये 15 सदस्य एक तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जैसे हमारे कैबिनेट होती है, तो ब्रिटिश परिप्रेक्ष्य में अगर हम ब्रिटिश उपनिवेश भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो ये 15 सदस्यीय टीम जो थी वो कैबिनेट की तरह काम करती थी। और ये 15 सदस्य अपने नीचे 15-15 सदस्यों को काम करने के लिए लगा सकते थे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन मैटर के साथ डील करने लगी। अब इंडिया का जो कोई भी मामला है उसको सीधा कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का काम ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो गया। मुगल सम्राट का जो पद था समाप्त कर दिया गया क्योंकि 1857 की क्रांति में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड उन्होंने उसका 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो 1858 के एक्ट के द्वारा मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। कहा कि अब मुगल सम्राट कोई नहीं बनेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ना तो पॉलिटिकल इशू के साथ डील कर पा रहा था, किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल मैटर पर ये डील नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टर किसी भी प्रकार के ट्रेड को अच्छे से डील नहीं कर पा रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ये अगर अच्छी तरीके से इंडिया में मैटर को डील करते तो आज इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं हो जाता, 1857 की क्रांति नहीं हो जाती। और 1857 की क्रांति मेरे दोस्तों हमारे इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हम कह सकते हैं उसको। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। क्या कहा कि भाई अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाएगा।
लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत का प्रथम वायसराय तो भी लॉर्ड कैनिंग थे मेरे दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा भारत सचिव का पद सृजित किया गया, इंडियन सेक्रेटरी के पद को बना दिया गया। और इंडियन सेक्रेटरी कौन होता था? तो मेरे मित्रों, इंडियन सेक्रेटरी ब्रिटिश भारत की अगर हम बात करें तो इंडियन सेक्रेटरी इंग्लैंड के कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक व्यक्ति होता था जिसको इंडियन सेक्रेटरी बना दिया जाता था। और ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सचिव से तात्पर्य क्या था? तो हम कह सकते हैं मेरे मित्रों कि ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सचिव से तात्पर्य था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा नियुक्त एक ऐसा व्यक्ति जिसके नियंत्रण में भारत सरकार कार्य करती थी। इसके नियंत्रण में भारत की सरकार काम करती थी। यानी ये सीधे सीधे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा था मेरे दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। तो अब हम लोग बात करते हैं 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम की। इसके बाद बात करते हैं 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम की। इस एक्ट के द्वारा वायसराय को प्रशासनिक सुविधा के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि वायसराय अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए नियम बना सकता है। और क्या हुआ भाई? भारत के प्रशासन में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत के प्रशासन में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक, भारत में विभागीय प्रणाली का प्रणेता, अग्रता किसको कहा जाता है, तब आप लोगों का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का, विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा बंगाल, नेफा और पंजाब में विधान परिषद स्थापित की गई। गवर्नर जनरल के द्वारा, वायसराय के द्वारा बंगाल, पंजाब और नेफा में विधान परिषद की स्थापना की गई। वायसराय को पहली बार भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश उपनिवेश भारत में किस एक्ट के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, तब आप लोगों का आंसर होगा 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1873 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। 1873 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा सबसे पहला काम क्या हुआ? इस एक्ट के द्वारा 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया, पूर्णतः भंग कर दिया। क्योंकि किसी के अस्तित्व को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए तो बगावत नहीं होती है, और वही ब्रिटिश हुकूमत ने किया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी और 1 जनवरी आते आते 1874 में पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी का काम सफाया कर दिया, काम उसका तमाम कर दिया। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई। जिस प्रकार से इंग्लैंड में महाराजा और रानी बना करते हैं, उसी प्रकार से अब भारत का राष्ट्राध्यक्ष भी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया होंगी। इसके बाद मित्रों बात करते हैं 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम की। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इंडिया के अंदर
इनडायरेक्ट इलेक्शन होना शुरू हुए, इस एक्ट के द्वारा सबसे पहला काम यही होता है। दूसरा काम, राजस्व व्यय एवं बजट पर बहस करने की शक्ति विधान परिषद को प्राप्त हुई, लेकिन मतदान करने का अधिकार विधान परिषद को नहीं दिया गया। विधान परिषद को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। इतने सारे काम होते हैं 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, इतनी चीज़ें हम लोग अपने अगली क्लास में इंडियन पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के भाग 3 में बात करेंगे। तो इसका हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं डिस्कशन, है ना, भारत के संवैधानिक विकास के भाग 3 में। और आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप लोगों के पास हमारे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आते रहें। आप इसी तरीके से हम लोगों पर अपना प्यार बनाए रखें, इसी तरीके से हमारे चैनल को ग्रो कराते रहें। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज का क्लास हमारा पूर्ण होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का तीसरा क्लास भाग 3, जिसमें हम सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को कवर करेंगे, इसका वीडियो आप लोगों को कल के क्लास में मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मित्रों।